हेलो हेलो। हाँ तो देख मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा था, एक प्लेनो कनकेव लेंस है जिसका म्यू मेरे पास दिया हुआ है 1.5 और जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरा 10 दिया हुआ है। और मैंने क्या करा, उसका एक सरफेस को मैंने उसका सिल्वर्ड करा है, ठीक है। फाइंड द फोकल लेंथ आफ्टर सिल्वरिंग, सिल्वरिंग करने के बाद उसका फोकल लेंथ क्या होगा, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन की तरह बिहेव करेगा, जो टोटल कॉम्बिनेशन एक मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो इसका पी टोटल कैसा होगा, पी टोटल इज इक्वल टू, पहले रेस कैसी आएगी, पहले ये लेंस में घुसेगी, पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर, जो इस ये वाला जो जिस सरफेस को मैंने सिल्वर करा है, प्लस रेस जो बाहर निकलेगी इस सरफेस प्लस पावर ऑफ लेंस, ऐसा होगा। और टोटल कॉम्बिनेशन बिहेव कैसा करेगा, एक लेंस की तरह बिहेव करेगा। -1/f, कैपिटल एफ में ले रहा जो मैं फाइंड करना है, ठीक है, इज इक्वल टू पावर ऑफ लेंस मेरा कैसे निकलेगा, पावर नहीं, फोकल लेंथ ऑफ लेंस निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, r डिवाइडेड बाई n-1 करेंगे, क्योंकि ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है ना। तो r की जगह पे r पुट करो, 10 डिवाइडेड बाई 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 1 कितना होता है 0.5, 0.5, 10 डिवाइडेड बाई 0.5 कितना हुआ 20 हो गया। तो फोकल लेंथ लेंस का कितना आया 20 आया। और मिरर का फोकल लेंथ, क्योंकि ये एक प्लेन मिरर है तो इसका फोकल लेंथ कितना होगा, इन्फिनिटी होगी। तो ये कितना हो जाएगा 1/20 माइनस 1/इंफिनिटी, और ये प्लस क्या हो जाएगा 1/20, है ना। अब देख 1/f, 1/f इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20। तो f कितना आ गया मेरा -10 के बराबर आ गया। समझ में आ गया, इजी तो था ये। हाँ अच्छा, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में ना मैंने दो टाइप के जो डिफेक्ट बताए थे ना तुम्हें, एक हाँ, एक मैंने क्रोमेटिक एब्रिएशन बताया था और एक मैंने स्फेरिकल एब्रिएशन बताया था। तो उन दोनों एब्रिएशन, हाँ स्टार्ट आ जाइए कुछ। तो मैंने दो टाइप के एब्रिएशन बताए थे, एक क्रोमेटिक और एक वो, हेल्प कर, एक क्रोमेटिक एब्रिएशन बताया था और एक मैंने स्फेरिकल एब्रिएशन बताया था। उस पर मैंने ये एक गलती ये कर दी थी ना कि, हाँ एक चीज उसमें बस गलत था, ये मैंने जो करा था ना, ये मार्जिनल रे जो होता है ना, इसका फोकल लेंथ कम होता है एज कंपेयर टू, देखो इधर मैंने क्या बताया था, रेज जो पैराक्सियल रेज जो आ रही है उधर वो जल्दी कन्वर्ज हो जाती है, और जो ये मार्जिनल रेज है वो दूर में जाके कन्वर्ज होती है, बट इसका बिल्कुल रिवर्स होगा। बाकी सब सही था इसमें। बाय यूजिंग थिन लेंस दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ऐसा हुआ था। मैंने फिर जाके उसको नोट्स को मैंने जब चेक करा ना तो मुझे दिखा कि ये गलत है। तो ऐसा ये था कि जो मार्जिनल रेज जो आई थी ना m, ये मेरा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये कुछ जल्दी कन्वर्ज करेगा, ठीक है। और जो पैराक्सियल रेज जो है ना p, ये कुछ दूर जाके ये करेगा। तो फोकल लेंथ जो है, ये वाला फोकल लेंथ है मार्जिनल रेज का, और ये वाला जो फोकल लेंथ है वो है पैराक्सियल रेज का। तो फोकल लेंथ जो पैराक्सियल रेज की होती है वो ज्यादा होती है फोकल लेंथ ऑफ मार्जिनल रेज। बस यही बस एक गलती थी, ठीक है। और बाय यूजिंग थिन लेंस दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, ठीक है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं, पूछ कौन वाला वो, ये वाला ना, लिख खोल के तो दिया था तुझे। अच्छा इस पे नहीं है, ये तो नहीं है। तो आज हम लोग ने रेनबो पढ़ लिया था, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो में कितनी बार टी आई आर होती है, एक बार टी आई आर होती है, और सेकेंडरी में 2 बार टी आई आर होती है। किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा ब्राइटर होती है, प्राइमरी की, क्योंकि उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक ही बार होता है, उसमें 2 बार होता है, इसलिए लाइट की इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। एक और बात ये याद रखना ना, सेकेंडरी रेनबो और प्राइमरी रेनबो में ना, सेकेंडरी रेनबो की जो क्या कहते हैं एलिवेशन जो होती है वो थोड़ी ऊपर होती है, मैंने हम उसको थोड़ा सा ऊपर करके देखना होता है।
प्राइमरी रेनबो तो हमें दिख जाता है, बट वो थोड़ा एलिवेट, दोनों एक साथ बन सकता है। हाँ बिल्कुल बन सकता है, हाँ हाँ बिल्कुल बन सकता है। हाँ, इसके तभी कि दोनों रेनबो दिखते हैं, एक ऊपर एक छत नहीं, पे। वो दोनों रेनबो प्राइमरी भी तो हो सकता है ना, हाँ, मैक्सिमम अगर टाइम। प्राइमरी रेनबो अगर रहेगा तो दोनों एक के ऊपर एक बनेगा ना। नहीं, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं। रेन ड्रॉप्स उधर रहेगा तो उधर बनेगा, क्या पता उस डायरेक्शन में रहे। बस हमें सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करके देखना होता है। ऊपर नीचे ना हो उसके हाँ, बाद। एक और बात ये है ना कि हम लोग जो मैक्सिमम टाइम जो रेनबो देखते हैं रेनबोज ना, भी इतने मतलब बहुत छोटे होते हैं। वो एक मॉलिक्यूल्स को मैंने टारगेट किया है, ठीक है। लेकिन वो वैसे अनगिनत मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे यूनिवर्स में, मतलब हमारे स्काई में, है ना। और एक बात ये बता दूं कि प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो में हमें सबसे ज़्यादा जो नज़र आता है ना, वो प्राइमरी रेनबो ही होता है। हाँ, सेकेंडरी रेनबो में उतना नहीं दिखाई देता, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी भी कम होती है। और 2 बार TIR का मतलब समझ ही सकते हो कि मतलब कि कितनी मुश्किल चीज़ है वो। एक और बात लास्ट में हो गया वो, लास्ट में ये बात लिख लो, ये क्या है, आपकी क्या है? ये हो ही नहीं सकता। फिर तुरंत बोलिए। अच्छा हाँ, प्राइमरी और SV मतलब सेकेंडरी, प्राइमरी में रेड कलर ऊपर होता है और सेकेंडरी में वायलेट कलर ऊपर होता है, ये सबको याद कर सकते हो। एक और बात ये है ना, जो सेकेंडरी रेनबो होती है, सेकेंडरी रेनबो का मतलब? सेकेंडरी रेनबो जो होती है ना, उसकी एलिवेशन जो होती है ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी रेनबो। एलिवेशन। एलिवेशन मतलब थोड़ा सा ऊपर नजर आता है वो, ठीक है। बस इतना ही था। अब हम लोग बात करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है। स्कैटरिंग क्या होता है लाइट का, बताओ। बिखरना। स्कैटरिंग मतलब बिखरना, हाँ, बोल सकते हो ऐसा, बिखरना। देखो, लाइट जो आती है ना, वो अपने पाथ, लाइट स्ट्रेट पे चलती है, स्ट्रेट लाइन पे चलती है। बट हमारे एटमॉस्फेयर में ना ऑब्स्टिकल्स होते हैं, जैसे कि डस्ट का मॉलिक्यूल हो गया, कोई और वाटर वेपर्स हो गए, और गैस का मॉलिक्यूल्स हो गया। उससे टकराने के बाद वो क्या हो जाता है, लाइट जो होता है बिखर जाती है, स्कैटर हो जाती है। इसीलिए जो सनलाइट जो होती है ना, स्कैटरिंग के कारण, स्कैटरिंग का रीजन मेन क्या है, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल है। तो स्कैटरिंग का डेफिनेशन इधर से लिख सकते हो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग हमें जरूरी समझना इसलिए है ना, क्योंकि इसके बाद हम लोग 2 फिनोमेना मेन पढ़ेंगे, क्योंकि वाई ब्लू कलर ऑफ द स्काई, और एक है मेरा व्हाइट कलर ऑफ द क्लाउड्स, ठीक है। क्लाउड। क्लाउड्स वाइट हमें क्यों नजर आता है, और जो स्काई जो है वाइट, वाइट्स अपीयर ब्लू। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, फिनोमेना, फिनोमेना in which light rays get deviated, light rays get deviated from its straight path, from its straight path on striking obstacles like, obstacle like dust or gas molecule या वाटर वेपर। ईटीसी, ईटीसी लिख रही है मतलब कि कुछ भी हो सकता है, सल्फर का मॉलिक्यूल हो सकता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो सकता है। स्कैटरिंग बस क्या होता है, लाइट अपने पाथ से स्ट्रेट जा रही होती है, रास्ते में उसको ऑब्स्टेकल मिलता है, ऑब्स्टेकल मिलने के कारण क्या होता है, वो बिखर जाता है। बस बस यही है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हाँ, हो गया। हो गई। अब हम लोग स्कैटरिंग की ना बेसिस पे एक हमारा एक लॉ, एक हमारा टॉपिक है, उसको कहते हैं अपन रिलैक्स स्कैटरिंग।
रेलिक स्कैटरिंग ये बोलते हैं ना कि जो एटमॉस्फेयर के जो मॉलिक्यूल मतलब कि जो ऑब्स्टिकल्स जो है, अगर उनका स्कैटरिंग पार्टिकल भी कह सकते हो, स्कैटरिंग पार्टिकल समझ लो या फिर ऑब्स्टिकल पार्टिकल मान लो, उसको हम लोग ए मान लेते हैं, ठीक है। इफ साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल size of scattering particle A is much smaller than wavelength of light मतलब कि ए जो है काफी छोटा है लैम्डा से, वेवलेंथ से, देन स्कैटरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴। अच्छा, एक और बात इधर से ये देखो, रिलीज स्कैटरिंग बोल ये रहा है ना कि साइज ऑफ जो हमारी जो स्कैटरिंग पार्टिकल है, मतलब कि जो हमारे जो ऑब्स्टिकल्स है, या वो डस्ट की ड्रॉप हो गई या वो रेन की ड्रॉप हो गई, वो जो है काफ़ी अगर जब छोटी है हमारी वेवलेंथ से, काफ़ी वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ होती है तो छोटी है, तो हमारा ये प्रोपोर्शनल निकलता है, ठीक है। और ये कब लगाना है? जब स्कैटरिंग पार्टिकल की जब साइज काफ़ी छोटी हो एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। तब क्या होगा, जिसका वेवलेंथ उतना ज़्यादा उसका स्कैटरिंग उतना कम, जिसका वेवलेंथ जितना ज़्यादा, λ⁴ है, जिसका वेवलेंथ जितना ज़्यादा उसका स्कैटरिंग उतना कम। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है? रेड का, इसलिए रेड स्कैटर्ड लेस। देखो, रेड की वेवलेंथ जो होती है मैक्स होती है, तो उसकी 700 नैनोमीटर्स, यस, तो उसकी स्कैटरिंग लेस होती है, क्योंकि स्कैटरिंग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/λ⁴ के, ठीक है। जिसका लैम्डा जितना ज़्यादा उसका स्कैटरिंग उतना कम। जैसे कि रेड का लैम्डा सबसे ज़्यादा होता है, उसका स्कैटर उतना कम होता है। इसीलिए रेड जो है ना हमें दूर से भी दिख जाता है, क्योंकि देखो ब्लू जब आता है ना रास्ते में, तो पार्टिकल में बिखर जाता है, इसलिए जब तक वो हमारे आइस पे आता है ना हमें धुंधला सा नजर आता है। बट जो रेड कलर जो होती है वो दूर तक ट्रैवल करती है। दूर तक ट्रैवल करने का रीज़न ये होता है कि हमें वो स्कैटर नहीं होती है, रेड हमें आराम से दिख जाता है। तो और ये लिख सकते हो वायलेट, क्योंकि वायलेट का लैम्डा सबसे कम होता है तो उसका स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए यही रीज़न है कि वायलेट हमारा जो स्काई जो है वो हमें नीला नज़र आता है स्कैटरिंग के कारण। वायलेट आना चाहिए, बट आवर आई इज मोर सेंसिटिव टू ब्लू कलर देन वायलेट। इसका आंसर ये है। हमें हमें बहुत सारा कलर ऐसा हो सकता है, कोई भी ऐसा कलर हो सकता है जो हमें दिखता ही ना हो। देख, मैं इसको देख पा रहा हूँ, मैं उसको देख पा रहा हूँ, मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ। क्यों देख पा रहा हूँ मैं तुम्हें? क्योंकि तुमसे लाइट रिफ्लेक्ट होकर मेरे पास वापस आ रही है, मेरे आंखों पे तुम्हारे विजिबल रेंज है। क्या पता मेरे बगल में एक ऐसा इंसान खड़ा हो जिसका लाइट मेरे पास आ ही नहीं रहा हो, जिसको मैं सेंस कह ही नहीं सकता, बस हमें बामा सीरीज बस दिखता है। यही तो है क्वांटम मैकेनिज्म। जब आगे बढ़ोगे ना, हमारे सराउंडिंग में हो सकता है ऐसे भी लोग हो, जो हमारे सराउंडिंग में ऐसे भी लोग हैं जो हमें दिख नहीं रहे हो, बट वो हो एग्जिस्ट करते हों। ये तो पूरा नेचर है ना, नेचर जो हमें चीज़ दिखा रहा है वो हम देख रहे हैं। क्या पता वो अंदर में और भी क्या क्या चीज़ें हो उसके अंदर। अच्छा, अब इधर ये बात ये कर सकते हो, ब्लू कलर ऑफ द स्काई। इस पे दो फिनोमेना है, एक है ब्लू कलर ऑफ द स्काई और एक है वाई क्लाउड अपीयर वाइट। ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई ये है, सनलाइट आया, सनलाइट एक वाइट लाइट है, सनलाइट एक वाइट लाइट है। ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आया, ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आया। एटमॉस्फेयर में इसको मिला स्कैटरिंग पार्टिकल, जिसको मैंने ए से डिनोट किया था। स्कैटरिंग पार्टिकल, क्योंकि हमारे ऐसे नॉर्मल स्काई में स्कैटरिंग पार्टिकल जो होती है काफ़ी छोटा होता है लैम्डा से, मतलब कि वेवलेंथ ऑफ लाइट से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रेलिक्स लॉ लगा सकते हैं।
तो ये क्या होता है, डस्ट पार्टिकल। तो ये पार्टिकल के कारण क्या हो जाता है, लाइट स्कैटर कर जाता है, स्कैटरिंग हो जाती है। और वॉयलेट सबसे ज्यादा स्कैटर करता है, सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे कम वेवलेंथ उसी की है और सबसे ज्यादा स्कैटर वही करेगा, इसलिए वॉयलेट स्कैटर मोस्ट। वॉयलेट स्कैटर मोस्ट मतलब यह है कि पूरा स्काई जो है हमें बिल्कुल वॉयलेट स्कैटर कर जाता है। बट हमें स्काई ब्लू क्यों नजर आता है, क्योंकि हमारी आई जो है वो ब्लू कलर के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है एज कम्पेयर टू वॉयलेट। ठीक है, ये एक बात ये हो सकता है कि तुम लोग को स्काई थोड़ा ज़्यादा अच्छा नजर आता होगा, क्योंकि गर्ल्स की जो कलर सेंसिटिव जो पावर होती है वो बॉयज़ से ज़्यादा अच्छी होती है। बट एज कम्पेयर टू अगर देखूंगा, अगर मैं बाहर जाके अगर देखूंगा कि मुझे तुम्हें, हम जितने भी बॉयज़ हैं हमें स्काई की कलर ही जैसी नज़र आएगी, नॉर्मल नज़र आएगी। बट यू कैन मेक इट डिफ्रेंशिएट बिटवीन अदर कलर्स। जैसे कि तुम लोग में अलग अलग रेड भी होता है ना, क्रिम्सन रेड, बेबी पिंक, ऐसा सब बहुत अलग अलग रेड होता है, तो यू कैन डिफ्रेंशिएट, ईजी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ब्लू कलर हो गया। और ये हमारी रेलिक्स लॉ क्यों वैलिड हुआ यहाँ पे, क्योंकि स्कैटरिंग पार्टिकल जो है वो काफ़ी छोटी है लैम्डा से। अब दूसरा क्या है, दूसरा है वाइट कलर ऑफ क्लाउड। देखो व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड में क्या होता है कि हमारी जो स्कैटरिंग पार्टिकल होती है ना ए, ये सिमिलर होती है, मतलब कि काफी मतलब कि सिमिलर होती है, वेवलेंथ के बराबर होती है। ठीक है, वेवलेंथ के बराबर होने का मतलब ये होता है ना कि सारे कलर्स इक्वली स्कैटर करेंगे, रेड भी उतना ही स्कैटर करेगा, वायलेट भी उतना ही स्कैटर करेगा, ग्रीन भी उतना ही स्कैटर करेगा। और सारे लाइट अगर इक्वली अगर स्कैटर करते हैं, इसीलिए हमें क्लाउड जो है उनमें नीला नजर आता है, वाइट नजर आता है। तो क्लाउड है। क्लाउड में होता क्या है, वाटर के वेपर्स होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं। और वाटर वेपर का जो मॉलिक्यूल है या फिर उसका जो हम लोग स्कैटरिंग पार्टिकल जो ले रहे हैं वो काफ़ी बराबर होता है, हमारे लैम्डा के बराबर होता है साइज, मतलब कि ड्रॉपलेट का साइज जो होता है हमारे लैम्डा के बराबर होता है। तो ऑल कलर जो होता है स्कैटर इक्वली, ऑल कलर स्कैटर इक्वली, ऑल कलर स्कैटर इक्वल। हाँ हाँ, मैंने अब तक जो भी दिया सब में लिखा हुआ है ना, इतना हो गया। अब तीसरा बस इसका एक फिनोमेना ये है कि हमें मॉर्निंग के टाइम पे और सनसेट के टाइम पे हमें सूरज जो है वो हमें क्यों, क्या मतलब कि रेड या ऑरेंज हमें क्यों नजर आता है। देखो ये अर्थ मान लो, अर्थ है, तुम यहां पे हो, पिद्दे से, हाँ यूनिवर्स तो बहुत बढ़िया ना, हम लोग सारे पिद्दे हैं उसके सामने। तो खुद ही मतलब कि कभी सोच के देखना, कभी मतलब कि कभी जो अर्थ हुआ, तुम अभी इंडिया में हो, इंडिया से और बड़े मैप करोगे पूरा वर्ल्ड का मैप आएगा, उससे बड़ा करोगे तो तुम्हारे पास पूरा अर्थ का मैप आएगा, उससे बड़ा करोगे तुम्हें सोलर सिस्टम नजर आएंगे, उसके बाद गैलेक्सी नजर आएगी, फिर मल्टीपल गैलेक्सीज आएंगी, फिर आकाश गंगा आएगा। तुम सोचो कि तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है, मतलब भाई, मतलब यूनिवर्स ने तुम्हें कुछ बताया ही नहीं है तुम्हें, मतलब कि तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। तो देख, तो इधर जो होता है ना सनराइज के टाइम पे हमारा सन जो होता है इस टाइप इधर होता है। ठीक है, सनलाइट इधर होने के कारण ये होता है ना कि सनलाइट को ना, ये हमारा एटमॉस्फेयर हो गया, जैसे ही सनलाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करती है ना तो इसको लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। सनलाइट जो इधर से आ रही है इसको लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करने से क्या होता है कि रास्ते में आने, क्योंकि ब्लू कलर की स्कैटरिंग स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है, तो ब्लू कलर रास्ते में स्कैटर कर गया, ग्रीन रास्ते में स्कैटर कर गया, सब रास्ते में स्कैटर कर गया, और जो हमारे आंखों तक पहुंचा वो कौन सा कलर पहुंचा, ब्लू कलर, मतलब रेड कलर पहुंचा, ये रेड या ऑरेंज कलर में पहुंचा, इसीलिए हमें जो स्काई जो होता है वो ऑरेंज नजर आता है। ये सनराइज का बात हो गया। सनसेट में सूरज इस तरफ होगा, इधर भी देख लो, इसको भी लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है मेरी आंखों में आने के लिए। बट नून के टाइम पे क्या होता है, सन जो होता है हेड पे होता है, सन एट हेड पे, ये वाला जो डिस्टेंस होता है ना ये एज कम्पेयर बाकी सबके बहुत कम होता है। ठीक है, मतलब कि उतना डिस्टेंस इसको ट्रेवल नहीं करना पड़ता है एटमॉस्फेयर में ही ना पार्टिकल्स हैं, तो ये वाला डिस्टेंस कम होने के कारण क्या होता है, लाइट जो है ज़्यादा स्कैटर नहीं करती है, इसीलिए हमें स्काई जो कैसा नज़र आता है, नहीं, सन
वाइट नज़र आता है। ठीक है, हो गया। अब हमारा सारा फिनोमेना हो चुका है। मतलब अप्रोक्सीमेटली इस समय इक्वल हो जाता है। हाँ, इसके बाद बस एक क्वेश्चन ये कर लेना, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू। ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सही बता दिया जल्दी। चार ऑप्शन था, स्कैटरिंग, डिस्पर्जन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अभी मैंने पढ़ा है ना इसलिए तो जल्दी बता दिया, बट अगर ये क्वेश्चन अगर कुछ दिन बाद अगर आता। अब हम लोग बात करेंगे ह्यूमन आई के बारे में। ठीक है, ह्यूमन आई। ह्यूमन आई, ह्यूमन आई, ह्यूमन आई क्या है देख, मैं उतना बायो में तो नहीं जाऊंगा, बट मैं बेसिक में बता दूंगा कि ह्यूमन आई है क्या। ये देख, ये मेरा एक ह्यूमन आई हो गया। ठीक है, अंदर में क्या होता है, विट्रस ह्यूमर कहते हैं इसको, तो जानते होगे। इसको क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। सबसे बाहर में क्या होता है, इसको कॉर्निया कहते हैं इसको, है ना। देखो कॉर्निया की एक पावर ये होती है ना कि वो लाइट को क्या करता है, क्या करता है उसको, बताओ। बायो वाले हो ना, बताओ। लाइट को क्या करता है, वो कन्वर्ज करता है। हाँ, कॉर्निया भी हमारा क्या करता है, लाइट को, बहुत सारे लाइट को कन्वर्ज करता है। इसके पास भी कन्वर्जिंग पावर होती है। लेंस तो करता ही है हमारा, बट ये भी करता है। कॉर्निया हमारा क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है, क्योंकि इसके पास ना उतनी भी मतलब इसके पास कैपेसिटी तो है लाइट को कन्वर्ज करने की। बट ये जितना भी, अगर तुम मान लो कि तुम एक इंसान काम कर रहे हो और दो इंसान मिलकर अगर सेम काम कर रहे हो, तो तेरे वर्कलोड तो कम पड़ेगा ना एक एक पे। तो कॉर्निया के पास भी हमारा क्या होता है, कन्वर्जिंग पावर होता है। और ये तो हमारे जानते हो, हमारा लेंस है, ये तो हमारा लेंस है। और लेंस के बगल में ये दोनों क्या है, वो दोनों क्या है, सिलियरी मसल। इसका काम क्या होता है, फोकल लेंथ को चेंज करता है। पावर भी चेंज कर सकते हो, फोकल लेंथ चेंज होगा तो पावर चेंज हो जाएगा। देखो अब होता क्या क्या है, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि होता क्या क्या है। सिलियरी मसल भी हमारा होता है। सिलियरी मसल क्या करता है, अच्छा हमारा जो यहाँ पे मान लो कि एक एप्पल है, ठीक है, एप्पल है। अगर मैंने एप्पल को मान लेना, एप्पल आया इधर, ये अब लग गया, अब छोड़ दे। रे ऑफ लाइट आई, ये वाला लेंस क्या करा, कॉर्निया क्या करा, लाइट को क्या करा, थोड़ा सा कन्वर्ज कर दिया। उसको कन्वर्ज करने के बाद उसने क्या करा, उसको लेंस के पास भेज दिया। लेंस उसने क्या करा, लेंस ने उसका, लेंस में देखो, लेंस में एक चीज मेरा फिक्स है, लेंस में मेरे पास वी मेरा फिक्स है। पीछे में हमारा रेटिना है, रेटिना पे हमारा इमेज बनेगा। तो रेटिना पे हमारा क्या बना, रेटिना पे हमारा उल्टा सेव बन गया, ठीक है। और हमारा ब्रेन प्रोसेस करके उसको सीधा बना देता है फिर से। मतलब सोचो कि कितना अच्छा नेचर का, मतलब कितना अच्छा फोटोग्राफी हम लोग इतने लेट से सीखे। हमने कैमरा की टेक्निक हमें सीखने में इतनी टाइम लग गई, और नेचर ने बनाया, मतलब कि इतना ब्यूटीफुल चीज़ हमें दे दिया। लाइट जो है वो बना, हमारा इमेज उल्टा रहा है और हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस करके फिर सीधा कर दे रहा। तो हमारा यहाँ पे उल्टा इमेज बना,
और रियल टाइम में हमारा ये सेंसरी नर्व जो है ब्रेन के पास चला गया और इसने उसको इमेज उसका ब्रेन को हमारे दिखा दिया कि हाँ यहाँ पे सेव है। बट होता क्या क्या है, हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो तो कुछ भी हो सकता है। सेब इधर रखो, 10 मीटर पे रखो, 100 मीटर पे रखो या फिर 1000 मीटर पे रखो, हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो फिक्स नहीं है ना। बट हमारा यहाँ पे होता है कि हमारा इमेज डिस्टेंस फिक्स होता है, क्योंकि बनाना तो इमेज हमें स्क्रीन पे ही है, हमारा रेटिना पे ही है। मैंने एक बार क्वेश्चन भी कराया था ना तुम्हें कि हमारा स्क्रीन फिक्स था, हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज हो रहा था, इसमें भी सेम है। अच्छा मान लो कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस अगर सेम है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वेरी कर रही है, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारा क्या चेंज होना चाहिए, फोकल लेंथ चेंज होना चाहिए। इसीलिए हमारी इस लेयर में असल हेल्प क्या करती है, इसका लेंस का फोकल लेंथ को चेंज करने में हेल्प करती है। फोकल लेंथ चेंज होगा तो फोकल लेंथ हमें दूर की ऑब्जेक्ट पास से नजर आ जाएगी। जैसे कि अगर मैं पेंसिल को अगर दूर पे लेके जा रहा तो हमें इधर ये कुछ ज़्यादा ये नज़र आ रहा, मतलब कि पास ला रहा या फिर और थोड़ा सा बड़ा नजर आ रहा एज कम्पेयर्ड, है ना। तो हमारा यू अभी चेंज हुआ ना, तो मेरे आई ने क्या करा, अपना फोकल लेंथ तुरंत चेंज कर लिया। फोकल लेंथ चेंज करा तो मुझे पता चल गया कि ये थोड़ा सा और अच्छा है, ब्राइटर है ना। अब देख पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। इसका डेफिनेशन सिंपल से ये होता है, द पावर ऑफ द आई लेंस टू चेंज इट फोकल लेंथ टू सी द डिस्टेंस एंड द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। लेंस अपने पावर को चेंज करता है या अपने फोकल लेंथ को चेंज करता है, जिसके कारण वो नियर बाई और फार्दर ऑब्जेक्ट को आराम से देख सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। डेफिनेशन लिखना आएगा, याद हो जाएगा ना। यहाँ पे देख होता क्या है कि मैंने जो बात बताया वही, वी मेरा क्या होता है, फिक्स होता है, वी मेरा फिक्स होता है, यू मेरा क्या करता है, चेंज करता है। यू चेंज करने के कारण हमें क्या, हमें फोकल लेंथ भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को देखने के लिए फोकल लेंथ को चेंज करना पड़ेगा। फोकल लेंथ चेंज करने का जो टेक्निक जो होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन आई टू चेंज द फोकल लेंथ टू सी द फार्दर और द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। बस यही है पावर ऑफ एकोमोडेशन। दूसरा था हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको हम लोग 25 सेंटीमीटर। दूसरा क्या हमारा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और इसको क्या कहते हैं, और इसको कहते हैं हम लोग नियर पॉइंट भी कहते हैं, इसको नियर पॉइंट भी कहते हैं और इसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं। ये क्या होता है,